Good evening, everyone. I'm audible to everyone. Everyone is getting my voice. Please reply. So हम लोग स्टार्ट कर सकें. Good evening, everyone. I'm audible to everyone. Please respond. अगर आप लोग को आवाज आ रहा है तो बताइए ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें. Only 3-4 students have been joined as of now, so we have to wait for the another 2-3 minutes. So other might have also joined because there are many students who have requested to me to extend the time up to the 7 o'clock, but there are some certain issues, so that is the only reasons I am not able to take the class by the 7 o'clock p.m. today. So that is the only reason I am just arranging the class for the as of now. Okay, so once again good evening everyone. As today we are starting with the UGC Net Commerce का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर द UGC Net Commerce ऑल्सो एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. तो हम लोग को पता है कि अभी वाले अटेम्प्ट के लिए मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है, इवन दो इट इज वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्लानिंग टू अपेयर फॉर द पीजीटी इन इकोनॉमिक्स एंड पीजीटी इन कॉमर्स ऑल्सो, फॉर ऑल दोज स्टूडेंट ऑल्सो वी हैव अ सिलेबस. तो उसमें कहीं ना कहीं एफडीआई है. तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द एफडीआई. आज हम लोग इसमें आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट द एफडीआई and what are the advantages of FDI, what are the disadvantages of the FDI, and how can we whenever we are planning for entering the new businesses or entering in a new market, then what are the sources and what are the routes are available. ठीक है, तो दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अलग अलग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के रूल हैं. ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि क्या कैसे एफडीआई एक सरकार कैसे एफडीआई को प्रमोट करता है. और जैसे हम लोग को पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए वी आर हैविंग द डिफरेंट अथॉरिटीज इन अक्रॉस द ग्लोब हु इज एक्चुअली रेगुलेटिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट.
तो उन्हीं सब चीजों के लिए हम लोग आज बात करेंगे ना, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स वेयर द एफडीआई इज अलाउ इन इंडिया। ये भी क्वेश्चंस वो लोग अब तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस सेक्टर्स में कितना % एफडीआई इंडिया में अलाउ है। तो पूरा लेक्चर आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू दे दिया। नाउ वी आर मोर कंसर्न अबाउट, तो हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ऑल अबाउट द एफडीआई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन अ क्लासिकल फॉर्म इज डिफाइंड एज ए कंपनी फ्रॉम वन कंट्री मेकिंग ए फिजिकल इन्वेस्टमेंट इनटू द बिल्डिंग ए फैक्ट्री इन अनदर country. Means suppose that any company who belongs to India and they just want to be start their manufacturing plant in across the globe. ठीक है, जैसे कि टाटा की हम लोग बात करेंगे, टाटा बिलोंग्स टू इंडिया, तो टाटा के लिए इंडिया विल बी द होम कंट्री इफ दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर प्लांट इन मिडिल ईस्ट और इन यूरोपियन कंट्रीज, इन अफ्रीकन कंट्रीज। दैट कंट्री सपोज अगर साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में लेसोथो या तंजानिया, किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज में, या अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर भारत है कोई कंपनी अमेरिका में जाकर प्लांट स्टार्ट करता है तो यूएस विल बी बिकम द होस्ट कंट्री और इंडिया की क्या बन जाएगा, होम कंट्री। ठीक है, तो होम कंट्री होस्ट कंट्री वाला कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, क्योंकि पूरे लेक्चर में होम कंट्री होस्ट कंट्री कई बार यूज होगा। तो वी शुड हैव द बेसिक आइडिया अबाउट द व्हाट इज ऑल अबाउट द होम कंट्री एंड द होस्ट कंट्री। होम कंट्री, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडिया, तो इंडिया विल बी द होम कंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, एंड इफ दे आर स्टार्टिंग द प्लांट इन दुबई, तो दुबई विल बी द होस्ट कंट्री फॉर द टाटा। तो व्हाट इज ऑल अबाउट द एफडीआई, जिससे हमने आपको एक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट आर द वेरियस मोड्स इनटू द एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मतलब आप दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार करना चाहते हैं तो व्हाट आर द इंटरनेशनल मोड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स। सो वी हैव टोल्ड यू अराउंड द डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, उसके अलावा हमने बात किया था स्ट्रेटेजिक अलायंस, मर्जर, एक्विजिशंस, ज्वाइंट वेंचर्स भी हैव टोल्ड यू अबाउट। एक उसमें एक चीज हमने बताया था आपको एफडीआई। तो एफडीआई इज ऑल अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इट इज ऑल अबाउट कि व्हेनेवर एनी कंपनी दे जस्ट वांट टू बी स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और दिस, ठीक है, इन सम फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड एफडीआई। तो एफडीआई के कई सारे मोड्स हो सकते हैं, एफडीआई कई सारे तरीकों से हम लोग कर सकते हैं, वो आगे आपको बताएंगे। तो इट्स एफडीआई ऑल्सो इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट मेड टू द एक्वायर द लास्टिंग इंटरेस्ट इन एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग आउटसाइड ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग द एफडीआई रिफर्स टू द कैपिटल इनफ्लोज फ्रॉम द अब्रॉड दैट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड, ठीक है। तो अगर हम लोग इनफ्लो ऑफ एफडीआई की बात करेंगे तो और एक आउटफ्लोज ऑफ एफडीआई की बात करेंगे। ठीक है, तो इनफ्लोज ऑफ एफडीआई की हम लोग बात करते हैं कि मतलब बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी व्हेनेवर दे जस्ट वांट टू बी स्टार्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, इट विल बी कॉल्ड इनफ्लो ऑफ द एफडीआई। ठीक है, एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट द आउटफ्लोज ऑफ द एफडीआई, देन व्हाट, or if all those company who belongs to India, if they are starting their plant in across the globe, that will be called outflows। मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल से बात करेंगे, इफ एप्पल या सैमसंग और सम वीवो, इफ दे आर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, दिस इज कॉल्ड इनफ्लोज ऑफ द एफडीआई। इफ टाटा और रिलायंस और सम Indian multinational corporations, if they are starting their plant in across the globe, it is called outflows of FDI। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यूजुअली प्रिफर्ड ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ द एक्सटर्नल फाइनेंस बिकॉज दे आर, तो हम लोग कहीं ना कहीं व्हेनेवर वी आर प्लानिंग फॉर सम सर्टेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन अक्रॉस द ग्लोब, वी विल रिक्वायर सम सर्टेन एक्सटर्नल फाइनेंस, बिकॉज विदाउट द फाइनेंस, विदाउट द बिना पैसों के, विदाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, वी विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अक्रॉस द ग्लोब। So that is the only reasons कि whenever we are planning for any FDI, then what we have to do, we will give the more preference for the external finance. Next we get non-debt creating, non-volatile, and their returns depend on the performance of the project financed by the investors। Means if suppose that if you are financing your project from some other external finance, हाउ विल यू रिटर्न द मनी। अब रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कैसे करेंगे पैसा, तो रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर डेप्थ वट एवर यू हैव टेकन फ्रॉम सम अदर सोर्सेज, इट विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्लियर, तो मतलब जो प्रोजेक्ट आपका ओवरऑल ठीक से काम कर रहा है, जो भी प्रोजेक्ट आपका ठीक से काम करेगा, इफ दे आर गिविंग सम सर्टेन परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो अकॉर्डिंगली वी विल मेक इट आउट सम सर्टेन रिटर्न टू द दोस पर्संस हु आर फंडेड योर या हु आर फाइनेंस योर प्रोजेक्ट्स। गॉट इट माई पॉइंट।
तो नेक्स्ट लोग बात करते हैं एफडीआई ऑल्सो फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर ऑफ स्किल्स। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं एफडीआई की वजह से हम लोग देयर इज ए प्रमोशन ऑफ या देयर इज ए मूवमेंट ऑफ फ्री लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्रीज, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ स्किल, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ technologies. So these all are the points we have to be more concerned while moving in some different countries. ठीक है, इसके अलावा हम लोग और आगे बात करते हैं एफडीआई की। एफडीआई रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ द पेरेंट एंटरप्राइजेस एंड द फॉरेन एफिलिएट विच टुगेदर फॉर्म ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है, एमएनसी की डेफिनेशन आपको बताया भी है, आगे भी बताएंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वही होता है कि सपोज दैट कंपनी बिलोंग्स टू इंडिया, दिस हैज वांट टू बी स्टार्ट देयर प्रोडक्शन फैसिलिटी या दिस हैज वांट टू बी सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अक्रॉस द ग्लोब विद द सेम ब्रांड नेम, व्हाटएवर द ब्रांड नेम दे आर यूजिंग इन अ होम कंट्री। मतलब दुनिया की कोई भी कंपनी वो अपने एक से ज्यादा देशों में व्यापार कर रही है, या तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बट द ब्रांड नेम शुड बी सेम। अगर अलग अलग ब्रांड नेम के साथ हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो इट माइट नॉट कॉल्ड बी द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इसीलिए कि पेरेंट कंपनी हम लोग बात करेंगे, पेरेंट एंटरप्राइजेस एंड द फॉरेन एफिलिएट विच टुगेदर फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मतलब अगर कोई भी कंपनी वो एक देश में बनाकर पूरे जिंदगी भर एक ही देश में व्यापार कर रही है, दे आर बाइंग एंड सेलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सर्टेन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इट विल नॉट बी कॉल्ड ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोगों को एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत हम लोग एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज एफडीआई द इन्वेस्टमेंट मस्ट एफोर्ड द पेरेंट एंटरप्राइजेस कंट्रोल ओवर इट्स फॉरेन एफिलिएट। सीधी सी बात है भाई, भारत की कोई भी कंपनी दुनिया के दूसरे देशों में जाकर व्यापार करेगी तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो टाटा ही रहेगा। तो टाटा की ओवरऑल कंट्रोलिंग की हम लोग बात करेंगे, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल की बात करेंगे, तो ऑलवेज एफडीआई में याद रखिएगा, always while talking about the controls and rules and regulation, always hold by the parent company. ठीक है, okay, so while talking about in order to qualify the FDI, the investment must afford the parent enterprises control over its foreign affiliate. What Tausif Jafar is asking about, after the pandemic, in which sectors will be directed foreign direct investment in a developing and transitions country? अगर we'll talk about the कि how the business will be impact the pandemic, तो while talking about the pandemic in the since last 1 year, अब हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एफडीआई जो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज और ट्रांजिशन कंट्रीज में जो आएगी, इट विल बी कम्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। बिकॉज हम लोगों ने देखा है जो अभी जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करा है, कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग तो साथ साथ चलती रही, तो ऑल दोज कंपनीज हु आर डीलिंग इन सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्टेन प्रोडक्ट, सर्टेन टेंजिबल प्रोडक्ट, तो उन लोगों की डेस्टिनेशन मार्केट भी डेवलपिंग कंट्रीज रहेगी, क्योंकि जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा, या प्रोडक्ट वाली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे ऐसे पैंडेमिक या ऐसे कोई भी जो कुछ भी घटनाएं होती है, इनका इम्पैक्ट कम पड़ता है। वेल टॉकिंग अबाउट द सर्विस इंडस्ट्री, वेल टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री, वेल टॉकिंग अबाउट द टेलीकॉम इंडस्ट्री, वेल टॉकिंग अबाउट द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं आज, क्योंकि जो आज की हम लोग बात करेंगे, वट एवर द इशूज इज रनिंग इन द सिंस लास्ट 1 ईयर, जो इम्पैक्ट हम लोगों ने जीडीपी पे देखा -23, -24% चला गया, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग रन तक ही रहेगा। और कहीं ना कहीं जो सर्विस सेक्टर बेस्ड कंपनीज थी, जो आज थी या जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, ट्रांजिशन कंट्रीज की बात करें, हम लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे, एलडीसीज की बात करेंगे, या हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे, दे विल नॉट टारगेट द एनी कंट्रीज। तो सर्विस सेक्टर्स कंपनीज बहुत कम अब मूवमेंट करेंगी फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, दे विल ग्रो इन नेक्स्ट 5 years, बिकॉज 2 साल 3 साल के लिए पूरा इकोनॉमी एक ब्लॉक हो चुका है। अभी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि -23, -24 12 बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज पूरा इकोनॉमी शट डाउन था। बट इसका इम्पैक्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आर प्रेडिक्टिंग एंड व्हाट वर्ल्ड बैंक आर प्रेडिक्टिंग। तो द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक फॉर द लॉन्ग टर्म एंड ऑल दोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विल बी टारगेटिंग द ओनली डेवलपिंग कंट्रीज। सर्विस इंडस्ट्री टारगेट नहीं करेंगे। दिस इज द आंसर फॉर यू तौसीफ जफर।
And now we are moving the toward the IMF defined the control in this case as owning the 10% or more of the ordinary shares or voting power of incorporated firms or equivalent for an unincorporated firm. ये हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दौरान आपको पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए कि कैसे उसको वोटिंग पावर्स की बात करते हैं, कैसे जो 10% से ज्यादा है 10% से कम है. तो while discussing about the international monetary fund we will discuss about this point. अब हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड एज अंडर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट. हम लोग किस किस तरीके से एफडीआई को परमिटेड करते हैं दुनिया के दूसरे देशों में. तो थ्रू द फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, समटाइम्स वी माइट क्रिएट सम सर्टेन फाइनेंशियल कोलैबोरेशन. हम लोग फाइनेंशियल कोलैबोरेशन के तहत कभी कभार एफडीआई करते हैं दूसरे देशों में. Through the joint ventures and technical collaborations, sometimes if suppose that one company belongs to India, they just want to be enter in an international market, तो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या देखते हैं कि जिस देश में जाना चाहते हैं या वॉट एवर द कंट्रीज आर द डेस्टिनेशन मार्केट फॉर द दोज कंपनीज, व्हाट दे डू, वो देखते हैं कि हु इज द मार्केट लीडर इन दैट कंसर्न कंट्रीज. तो समटाइम हम लोग समटाइम से कि वन कंट्री दे माइट प्रपोज सम सर्टेन ज्वाइंट वेंचर्स. ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं. तो ज्वाइंट वेंचर की हम लोग बात कर सकते हैं, मर्जर की बात कर सकते हैं, हम लोग एक्विजिशंस की बात कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात कर सकते हैं, हम लोग एफडीआई के तहत, और फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस की बात कर सकते हैं. इसके अलावा थ्रू द कैपिटल मार्केट बाय द यूरो इशूज, कैपिटल मार्केट के तहत भी अभी आगे आपको बताएंगे एफडीआई कर सकते हैं. थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, भाई ये आपको डब्ल्यूटीओ के दौरान पढ़ाया जाएगा आपको. तो बात हम लोग कर रहे थे कि एफडीआई इज परमिटेड एज अंडर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट. हम लोग किस किस तरीके से एफडीआई दूसरे देशों में कर सकते हैं, उसमें हमको बता दिया. फाइनेंशियल कोलैबोरेशन के साथ कर सकते हैं हम लोग, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं हम लोग, मर्जर कर सकते हैं हम लोग, एक्विजिशंस कर सकते हैं, कैपिटल थ्रू द कैपिटल मार्केट बाय यूजिंग सम सर्टेन यूरोज. ठीक है, एंड कुछ हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं कि दूसरे देशों में अपनी कंपनीज के शेयर्स को हमने प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया कंपनी को एमएनसी बनाने के लिए, और समटाइम्स वी कैन डू द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स आल्सो. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द टू, जो हम लोगों के दो रूट्स हैं कि किस किस तरीके से हम लोग एफडीआई कर सकते हैं. एक ऑटोमेटिक रूट्स होता है, एक हमारा गवर्नमेंट रूट्स होता है. तो देयर आर टू रूट्स बाय विच इंडिया गेट्स द एफडीआई. अगर हम लोग इंडिया की पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करेंगे, बिकॉज वी आर सिटिंग एट इंडिया, तो वी विल मोर कंसर्न अबाउट द वॉट एवर द पॉलिसीज आर रनिंग इन इंडिया, वॉट एवर द पॉलिसीज हैज बीन रेगुलेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो हम लोग इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे. तो दुनिया का कोई भी देश भारत में व्यापार करना चाहता है, ठीक है, कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, दे हैव ओनली जस्ट टू रूट्स, मेजर टू रूट्स हैं. इसके अलावा सीआईपीबी की भी हम लोग बात करते हैं, तो उन सब चीजों की बात नहीं करेंगे. तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट द ऑटोमेटिक रूट्स एंड द गवर्नमेंट रूट्स. इसीलिए आप देखेंगे जो एफडीआई का अलाउंस होता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग होता है. ऑटोमेटिक रूट्स के लिए समटाइम्स वी अलाउ द 100% एफडीआई, गवर्नमेंट रूट के लिए 49% अलाउ किया. आगे बताएंगे हम आपको. तो ऑटोमेटिक रूट्स होता है, अगर कोई भी दुनिया की कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है, तो दे ऑटोमेटिक रूट की में क्या है, बाय दिस रूट एफडीआई इज अलाउड विदाउट प्रायर अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई. मतलब अगर दुनिया की कोई भी कंपनी अगर ऑटोमेटिक रूट से भारत में व्यापार करना आती है, ठीक है, तो इफ एनी कंपनी दे जस्ट वांट टू बी एंटर इन इंडिया, तो इफ दे आर कमिंग बाय द ऑटोमेटिक रूट, व्हाट विल हैपन, कहीं ना कहीं तो उसमें क्या होगा कि देयर विल बी नो प्रायर परमिशंस, प्रायर अप्रूवल्स बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई. सिंपल, सरकार की और केंद्रीय बैंक की हम लोगों को जरूरत अलाउंस प्रायर अप्रूवल्स की जरूरत नहीं पड़ती है इफ एनी कंपनी वांट टू बी एंटर एज ए ऑटोमेटिक रूट. भाई हम लोग गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएगी कोई दुनिया का दूसरा देश, दुनिया की दूसरी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है, तो व्हाट दे हैव टू डू, तो प्रायर अप्रूवल्स बाय गवर्नमेंट इज नीडेड वाया दिस रूट. ठीक है, तो विदाउट टेकिंग सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, सम सर्टेन प्रायर अप्रूवल्स, है ना, प्रायर लाइसेंस, तो आपको विदाउट टेकिंग सम सर्टेन प्रायर लाइसेंस एंड प्रायर रूल्स एंड प्रायर व्हाट वी कॉल अप्रूवल्स, दुनिया का कोई भी देश आपके देश में व्यापार करने नहीं आ सकता है. तो दिस एप्लीकेशन नीड्स टू बी मेड थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटेड पोर्टल्स. ठीक है, तो एफआईएफपी का हमारा पोर्टल्स है, तो पहले हम लोगों को एक पोर्टल के थ्रू हम लोगों को एक एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है. तो विच विल फैसिलिटेट द सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ द एफडीआई एप्लीकेशंस अंडर द अप्रूवल रूट्स. तो आपने देखा होगा कि अंडर द सिंस लास्ट 5-6 ईयर अंडर आफ्टर द एनडीए गवर्नमेंट केम इनटू द एग्जिस्टेंस, व्हाट दे हैव डन,
हमने आपको कई बार सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कर चुके हैं कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, कि आपको पहले क्या होता था कि दुनिया का कोई भी देश भारत में व्यापार करना आना चाहता था तो वी हैड सम सर्टेन डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिनसे भी दे हैड टू टेक सम सर्टेन अप्रूवल्स। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी हैव द एन नंबर ऑफ द डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। कि आपको बताया भी हमने कि भाई अगर आपको टेक्सटाइल के लिए अलग इंडस्ट्री है, ऑटोमेटिक टेक्सटाइल के लिए अलग है, ऑटोमोबाइल के लिए अलग है हमारा, ठीक है, कॉस्मेटिक के लिए अलग हो गया हमारा, फूड के लिए अलग हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अलग हो गया। उसके अलावा हमको स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, डिफरेंट टैक्सेशन अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना पड़ता था। उसके अलावा जो लोकल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे उन सब चीजों से अप्रूवल हमको लेना पड़ता था। But after the single window clearance, if any multinational corporation they just wanted to be enter in a Indian territory, what they have to do, they have to be made some certain applications through the foreign investment facilitating portals. What that portal will be facilitated for the single window clearance. मतलब आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा, भाई आपको एक नंबर मिल जाएगा, ट्रैकिंग नंबर, तो टोकन नंबर टाइप का मिलेगा, तो उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके एप्लीकेंट्स आपकी स्टेटस उसका क्या है, कि अभी इट हैज बीन अप्रूव्ड, इट हैज बीन रिजेक्टेड। तो अगर अप्रूव भी हुआ तो किसके डिपार्टमेंट से अप्रूव हो चुका है। तो दिस एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, भाई हमने आपको बता ही दिया पहले। तो दिस एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज विच विल एक्ट ऑन द एप्लीकेशंस एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। उसके बाद हम लोग वही FIPB का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस बोर्ड की बात करेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड विच वाज द रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज टू ओवरसी दिस रूट वाज abolished on the 24th May 2017. It held its last meeting on 17th April, which was the 245th meeting of the board. ठीक है, तो हमको उससे मतलब नहीं है कि ये याद रखिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड था वो हमको स्क्रैप कर दिया गया है हमारा, किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट ने उसको स्क्रैप कर दिया। क्लियर। तो हम लोगों की ये है कि गवर्नमेंट रूट सीधा सा समझ लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट रूट के तहत भारत में FDI करना चाहते हैं देन वी हैव टू बी टेक द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, क्योंकि किसी न किसी मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करेंगे ना। टेक्सटाइल होगा तो टेक्सटाइल की अलग मिनिस्ट्री है, ऑटोमोबाइल होगा उसका अलग, मैन्युफैक्चरिंग का अलग मिनिस्ट्री हो गया हमारा, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ रहा है उसके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो गया, उसके लिए अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गई। तो भारत में अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं हु आर एक्चुअली मैनेजिंग द इंटायर बिजनेस सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूट हो, आई थिंक ऑटोमेटिक रूट आपको समझ में आ गया होगा और डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आई विल बी शेयरिंग द PPT आफ्टर दिस लेक्चर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट द कंटेंट, ओके। And now we are moving towards the what are the entry strategies for the foreign investors, ठीक है। तो कि मतलब अगर विदेशी इन्वेस्टर्स हैं तो उन लोगों के लिए क्या क्या एंट्री स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं, क्लियर। तो अभी तक की कोई डाउट किसी को, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज रिस्पॉन्ड, तो अदरवाइज शैल बी प्रोसीड फर्दर। तो impact of COVID-19 on the FDI will increase or decrease as of now। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर शॉर्ट टेन्योर की बात करेंगे तो देखेंगे FDI इंक्रीज ही होगा, ठीक है। और भाई अगर हम लॉन्ग रन की बात करेंगे, आप 10 से 20 साल की बात, 30 साल की बात करेंगे हम लोग, लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं दुनिया का हर देश FDI को क्या करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बट इन अ शॉर्ट टर्म अगर हम लोग 2 साल 3 साल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं देयर विल बी प्रमोशन ऑफ द FDI विल बी इंक्रीज इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। सीधी सी बात है, FDI उन्हीं सेक्टर्स में इंक्रीज होती है वेर एवर यू आर, जहां पर आपको कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नहीं है, जहां पर आपको यू आर हैविंग सम सर्टेन कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस, जहां पर आपको लगता है यू हैव सम सर्टेन एब्सोल्यूट एडवांटेज, यू हैव सम कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस, तो उन सेक्टर्स में हम लोग FDI को कभी प्रमोट नहीं करते हैं। So I think nobody is replying, so nobody is having any doubt. So we are moving towards what are the strategies available for the foreign investors, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन कंपनीज हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस टू सेट अप द बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया, ठीक है। तो भारत विदेशी कंपनीज के पास कई सारे ऑप्शंस हैं अगर भारत में बिजनेस सेट करना चाहते हैं। तो पहला हो गया बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। फर्स्टली वी हैव टू बी गॉन थ्रू द अंडर द
इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। आप उसके बाद आप एक होली ओन्ड सब्सिडी भी अपनी मतलब पूरी तरह से अपनी एक कंपनी भी खोल सकते हैं या अपनी सब्सिडीज कंपनीज को भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रोसीड विद द ज्वाइंट वेंचर्स, आप ज्वाइंट वेंचर भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी और न्यू कंपनी विद द डोमेस्टिक पार्टनर, आप या तो अपनी नया कंपनी बना के डोमेस्टिक पार्टनर के साथ व्यापार कर सकते हैं या आप कोई पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ भी ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज एन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी की बात करेंगे। लाइजन ऑफिस है हम लोग के यहाँ, प्रोजेक्ट ऑफिसेज हैं, ब्रांच ऑफिसेज हैं। तो दीज 3 ऑफिसेज आर ऑल्सो असिस्टिंग द फॉरेन कंपनीज whomsoever they wanted to become in India। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं लाइसेंस ऑफिसेज की क्या है। तो लाइसेंस ऑफिसेज नॉट परमिटेड टू अंडरटेक एनी कॉमर्शियल ट्रेडिंग इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड दे आर मेनली, लाइसेंस ऑफिसेज का काम क्या होता है, दे आर मेनली फॉर टू कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन about the possible market opportunities and providing the information about the company and its products to the prospective Indian customers। ठीक है, तो लाइसेंस का मतलब कोई विदेशी कंपनी लाइसेंस ऑफिसेज के अंतर्गत व्यापार भारत में करना चाहता है तो व्हाट दे विल डू, तो लाइसेंस ऑफिस को अप्रोच करके वो क्या कर सकते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड लाइसेंस ऑफिस दे विल प्रोवाइड सम सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंडियन कस्टमर के बारे में भी वो लोग उनको बता सकते हैं। प्रांजल हमने आपको बताया 50 बार आपको बता चुके हैं, ज्वाइंट वेंचर होता है A+B=AB। मारुति सुजुकी द एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट वेंचर। मर्जर में सब 2 कंपनी मिलकर एक नया कंपनी बना लेते हैं। A+B= आइदर A और B, समटाइम्स इट्स C, समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम C होता है। तो 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं, अलग तीसरी कंपनी बना ली, उसको C मतलब नया नाम देकर उसको मर्जर बोलते हैं। ज्वाइंट वेंचर्स में दोनों कंपनी का नाम चलता रहता है, जैसे हीरो होंडा था, अब नहीं है, अभी भी PNB मेटलाइफ है, टाटा डोकोमो था, ठीक है, तो ऐसे नोकिया सीमेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी जिनका ज्वाइंट वेंचर था। मर्जर में 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी मर्ज हो गई। तो लाइसेंस ऑफिस का काम और क्या होता है, एक्टिंग एज ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द पार्टनर कंपनीज विद द इंडियन कंपनीज। मतलब तो कहीं ना कहीं लाइसेंस ऑफिसेज या लाइसेंस ऑफिसेज आर प्लेइंग द रोल ऑफ द मीडिएटर बिटवीन द पेरेंट कंपनी एंड द इंडियन कंपनीज। ठीक है, उसके अलावा इट ऑल्सो कैन प्रमोट द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट to India and also facilitate the technical and financial collaborations between the parent companies, group companies and companies in the India, and they are also providing the approvals for establishing a license offices in India is granted by the RBI। तो लाइसेंस ऑफिस कहीं ना कहीं मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, आपको फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज में क्या कौन कौन सेक्टर्स में मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा भी और भी कई सारे जरिए हैं, उन और भी कई सारे चीज़ों के लिए हमारा लाइसेंस ऑफिस काम करता है। जैसे कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बढ़ावा की बात करेंगे, हम लोग टेक्निकल कोलैबोरेशंस की बात करेंगे, फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस की बात करेंगे। एक जो पेरेंट कंपनी कौन है, जो बाहरी कंपनी है, और विद द कोलैबोरेशन विद द इंडियन कंपनीज, वो लाइसेंस ऑफिस का काम हो गया। दूसरा हमारा बात हो गया प्रोजेक्ट ऑफिस। प्रोजेक्ट ऑफिस कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रमोट या फॉरेन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं। तो थ्रू द प्रोजेक्ट ऑफिसेस जनरल परमिशंस टू द फॉरेन एंटिटी टू एस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट साइट ऑफिसेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट ऑफिसेस के तहत अगर आप आओगे, प्रोजेक्ट ऑफिसेस के थ्रू आओगे, तो प्रोजेक्ट ऑफिसेस क्या करता है, कहीं ना कहीं आपको टेम्परेरी एक साइट ऑफिसेस खोलने की परमिशन दिला देता है। Such offices cannot undertake or carry on any activity other than the activity relating or incidental to the execution of the project। मतलब जो आपको जो प्रोजेक्ट ऑफिसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्शन करने की या बिजनेस करने की आपको परमिशन नहीं देंगे, वो आपको केवल इतना परमिशन दिला देंगे कि ठीक है आप अपना एक यहाँ पर ऑफिस खोल लीजिए टेम्परेरी बेसिस पे, ताकि आपने जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट को प्लान कर सकें, क्योंकि प्रोजेक्ट प्लान करने में कभी कभी साल 2 साल 5 साल भी लग जाता है। तो प्रोजेक्ट ऑफिस के तहत हम लोग क्या करेंगे, दे विल मतलब ऑल दोज प्रोजेक्ट ऑफिस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर असिस्टिंग टू द फॉरेन कंपनीज टू for providing them certain temporary or some project offices in India, and apart from this what they will do, कहीं ना कहीं वो लोग क्या, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको एक जनरल परमिशंस ऑल्सो फॉर रेमिटिंग द सरप्लस फंड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट ऑफिस का काम है एक टेम्परेरी आपको जगह दिलाना, जब तक कि आपको कोई प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो पाएगा, तब तक कि वो आपको प्रोजेक्ट ऑफिस काम कराता रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे ब्रांच ऑफिसेस की। तो ब्रांच ऑफिसेस की बात करेंगे तो फॉरेन कंपनीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज अब्रॉड आर अलाउड टू सेट अप द ब्रांच ऑफिसेस इन इंडिया फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेस। होता नहीं कभी कभार एक कंपनी दुनिया के कई सारे देशों में ब्रांचेस अपनी खोल लेती है,
तो जो फॉरेन कंपनीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग एक्टिविटीज अब्रॉड आर अलाउड टू सेट अप द ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। मतलब कोई भी दुनिया की कंपनी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, दे कैन ओपन देयर ब्रांचेस इन इंडिया ऑल्सो। तो ब्रांच ऑफिसेज आर स्टेब्लिश विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही आप ब्रांच ऑफिस भारत में खोल सकते हैं। परमिटेड टू द रेमिटेड द आउटसाइड इंडिया प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। ठीक है, सिंपल है, उसको बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू द जीडीआर। जीडीआर भाई हम लोग ग्लोबल डिपोजिटरी राइट्स की बात करेंगे। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू द जीडीआर इज ट्रीटेड एज ए एफडीआई। लोगों को लगता है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, एफआईआईज नहीं होता है। क्वेश्चन ये आया हुआ भी है बहुत सारे क्वेश्चंस में, इवन द यूपीएससी को और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में भी पूछा गया है कि हाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, रिलेटिंग विद द जीडीआई। तो ठीक है, जीडीआर तो ग्लोबल डिपोजिटरी राइट के तहत भी कोई अगर इन्वेस्टमेंट आपके देश में आ रहा है, इट विल बी ट्रीटेड एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन योर कंट्री। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे क्लियरेंस ऑफ द, पहले इसमें क्या होता है कि पहले आपको क्लियरेंस फ्रॉम द एफआईपीबी। तो पहले एफआईपीबी से आपको क्लियरेंस लेना पड़ता था, मैं आपको बताया था। ठीक है, वही हम लोग का फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड्स है। तो इसकी हम लोग अब बात बहुत कम करेंगे, कहीं ना कहीं आप केवल सर्टेन चीजों के लिए एफआईपीबीज का हम लोगों को लेना पड़ता है, अदरवाइज क्योंकि एफआईपीबीज पूरी तरह से आपको स्क्रैप कर दिया है। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ यूरो इशूज टू द फ्लोटेड बाय द कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर। कुल मिलाकर सिंपल समझ लीजिए, टेक्निकली नहीं जाना, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, इससे पूछा भी नहीं गया, लेकिन ये आपको के लिए बहुत और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि आपको क्या है, कहीं ना कहीं एक कितने भी यूरो आप एक सर्टेन देश में जाके इशू कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी एक सर्टेन लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ द जीडीआर। जीडीआर का ग्लोबल डिपोजिटरी राइट्स का यूज क्या होता है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, हम लोग ये आपको एडीआर और जीडीआर के दौरान, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के दौरान आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। अभी आप जीडीआर के यूजेस देख लीजिए। फाइनेंसिंग द कैपिटल गुड्स इंपोर्ट, उसके लिए जीडीआर का यूज होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक परचेज और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, किसी दूसरे देश में डोमेस्टिक परचेज करना है, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट करना है, वहां पर आपका ये यूज होगा। जीडीआर प्रतिमा होता है ग्लोबल डिपोजिटरी राइट्स। ठीक है, तो जीडीआर और एडीआर एक, हम लोग जीडीआर और एडीआर के तहत मार्केट से पैसा रेज करते हैं। जैसे भारत में ट्रेजरी बिल्स होता है, ऐसे ही दुनिया की बहुत सारी बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, हम लोग जीडीआर को इशू करते हैं, ग्लोबल डिपोजिटरी राइट्स। हम आपको पूरा बताएंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के दौरान, बहुत डिटेल में जीडीआर की बात करेंगे। तो अभी केवल समझ लीजिए, ग्लोबल डिपोजिटरी राइट्स एक मार्केट से पैसा रेज करने के लिए हम लोग जीडीआर का इशू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए जीडीआर का इशू होगा। इन्वेस्टमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग जीडीआर का इशू करेंगे। ठीक है, तो वही है कि प्रीपेमेंट ऑफ द, ये कुछ चीजें आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अब बात करते हैं वाई एफडीआई। एफडीआई हम लोग क्यों करते हैं, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात भी करेंगे। अभी वाई एफडीआई, पहले हो गया गेन ए फुट होल्ड इन अ न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट। जब हम लोग दुनिया के दूसरे देश में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, वी जस्ट वांट टू बी एक्वायर द न्यू मार्केट, हम लोग अपने मार्केट शेयर बढ़ाना है, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, तो दैट इज द ओनली रीजन वी हैव टू बी गो फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इसलिए करते हैं। उसके अलावा इंक्रीज ऑफ फर्म्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन द पोजिशनिंग। भाई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है आपको, और कहीं ना कहीं अपने अपने ब्रांड की पोजिशनिंग करना है। आप चाहते हो कि दुनिया से ज्यादा लोग आपके ब्रांड को जाने, तो just because of to increasing the global competitiveness of your product and services and increasing the brand positioning and the product positioning of your product and services, उसके लिए भी हम लोग एफडीआई करते हैं। एफडीआई के तहत हम लोग इट्स ऑल्सो फिल गैप इन अ कंपनी प्रोडक्ट लाइन इन अ ग्लोबल इंडस्ट्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्लोबल इंडस्ट्रीज में जो गैप्स होते हैं उनको कंपनी प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, तो फिल गैप्स इन अ कंपनी प्रोडक्ट लाइन इन अ ग्लोबल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रोडक्ट लाइन के जो गैप्स है उनको फिल करने का कोशिश करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत। रिड्यूस द कॉस्ट इन एरिया सच एज R&D, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जिससे हमने आपको कल बताया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो हमने कल आपको डेविड रिकॉर्डो की थ्योरी पढ़ाई थी, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। हम लोग सस्ता रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सस्ता प्रोडक्शन, सस्ता लेबर, सस्ता मशीन
मतलब होता नहीं केवल अपने प्रोडक्ट की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग एफडीआई करते हैं। मैंने आपको कल बताया था हम लोगों को दुनिया के उस देश में जाकर व्यापार करना चाहिए वेयर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इज मिनिमम। जिस देश पे दुनिया में सबसे कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, वी शुड टारगेट द ओनली दोज कंट्रीज। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द एफडीआई। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एफडीआई को अट्रैक्ट करते हैं। पहला भाई हो गया लो कॉस्ट बट क्वालिफाइड एजुकेटेड स्किल्ड लेबर पूल। देखिए ना, भारत में दुनिया की सारी कंपनी बिजनेस करना क्यों चाहती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लो कॉस्ट, सस्ते दामों में, सस्ते कम पैसों में क्वालिफाइड एजुकेटेड इंसान मिल जाता है ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन, ड्यू टू द सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भारत में उतनी ज्यादा नहीं है और भारत की कंपनियां उतने एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके चक्कर में दुनिया के दूसरे देश भारत में प्लांट स्टार्ट करते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं लो कॉस्ट के लोग और बट क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक ये फैक्टर है एफडीआई का। दूसरा क्या, लॉन्ग टर्म मार्केट पोटेंशियल और यील्ड ग्रेटर देन द कैन बी अचीव्ड द डोमेस्टिकली। भाई एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की बात कर रहे हैं हम। कभी कभी हमको लगता है कि अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे तो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, तो बट अगर विदेश में करेंगे, जिस देश में या फॉरेन, हम लोग एफडीआई इसलिए करते हैं दूसरे देशों में जहां पर हमको लगता है प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी, तो यील्ड इज ग्रेटर देन इट कैन बी द अचीव्ड डोमेस्टिकली। हमको ओवरऑल कहीं लगता है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी। ठीक है, फॉरेन मार्केट्स में पोटेंशियल ज्यादा है, तो दैट माइट ऑल्सो रीजंस टू अट्रैक्ट द एफडीआई। आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं प्रतिमा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट दुनिया के अलग अलग देशों के, ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनको पता है कि तुम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। फिर एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, तो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपको अपना प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए एफडीआई करते हैं। ज्योग्राफी पता ही है, स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हमने आपको पेस्टल के दौरान, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के दौरान ये बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको हमने। जिस देश में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो हम लोग ऐसे देश में भी उसका बेनिफिट लेने के लिए भी एफडीआई करते हैं। अब बात आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। तो एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। इंक्रीज इन द डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, ड्रॉप इन अनएम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात है, बाहर की कंपनी जब आपके देश में व्यापार करेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार का साधन बढ़ेगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और कहीं ना ड्रॉप इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम होगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट इन नीडेड इंफ्रा, तो कहीं ना कहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके देश में इंफ्रा है वो आपका उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका इंफ्रा डेवलपमेंट होगा, रोड्स बनेगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, हाईवेज बनेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट, पता ही है, हमने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट के दौरान, अभी आगे और बताएंगे आपको। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हमने बात की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट सरप्लस में कब जाएगा, जब आपका इनफ्लोज ऑफ एफडीआई होगा। जितना ज्यादा आपके देश में एफडीआई आएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है, देयर विल बी ए सरप्लस कैपिटल अकाउंट, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपैक्ट करेगा एफडीआई के चक्कर में। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, नया नया टेक्नोलॉजी आपके देश में आएगा, उसको कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है। इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये तो सीधी सी बात है, बाहर का जब आदमी में पैसा लेके आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो कहने की कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। उसके अलावा टारगेटेड रीजनल एंड सेक्टरल डेवलपमेंट, आपकी रीजनल मार्केट डेवलप होगी, सर्टेन सेक्टर डेवलप होंगे जिस सेक्टर्स में आपको लगता है कि एफडीआई के अलावा नहीं है, जिस सेक्टर्स में आपको लग रहा है लैग कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी कंपनी उस सेक्टर्स को ग्रो नहीं करा पा रही है, उन सेक्टर्स में एफडीआई अलाउ करा के बाहर की कंपनी अपने देश से बुला सकते हैं, ताकि उन सेक्टर्स का भी डेवलपमेंट होगा, रीजनल डेवलपमेंट्स भी होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के, हानि नुकसान क्या है एफडीआई के। पहला हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर डोमिनेंस इन द डोमेस्टिक मार्केट। सिंपल सी बात है भाई, जब विदेशी कंपनी आपके देश से बहुत ज्यादा आ जाएगी, कहीं ना जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट होगी, अनऑर्गेनाइज मार्केट होगी, वो इंपैक्ट करेगी। इसीलिए हमने आपको बता भी है, आपको बताते भी है कई बार कि भारत में जो रिटेल सेक्टर्स में 100% एफडीआई इसीलिए नहीं आ रही है कि भारत में अभी भी 85-86% कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ज्यादा शॉपिंग मॉल्स आपके देश में आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बढ़ेगी, रिटेल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन रिटेल बिजनेस में आएंगी, तो नॉर्मल किराना शॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं आई के जो बड़ी बड़ी कंपनी के चक्कर में डोमेस्टिक मार्केट हमारा इंपैक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी सोर्सेज,
कभी कभार क्या होता है, हम लोगों की टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। हम लोग हर छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना पड़ता है। डिस्टर्बेंस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान्स इन फेवर ऑफ द एफडीआई डायरेक्टेड एक्टिविटीज। आपके जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए उनको अलग पॉलिसी बनानी पड़ती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जो रूल्स रेगुलेशन चलाएंगे वो आपके लिए सेम ही चलाने पड़ेंगे। अगर आपने जीएसटी चला दिया 18%, जो आपकी कंपनी के लिए 18 होगा, विदेशी कंपनी के लिए 18 होगा, तो कहीं ना कहीं बट विदेशी कंपनी 100 रुपए का प्रोडक्ट बना रहा है, वो 100 रुपए में 18% हुआ, वो 118 रुपए का हो गया, तब भी वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है। बट जो आपके देशी कंपनी वो 200 रुपए का प्रोडक्ट बना रही है, उसका 18% हो गया, 36 रुपए, वो 236 रुपए प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक एफडीआई के चक्कर में आपके जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान्स होते हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पॉलिसी आप जो बनाओगे वो डोमेस्टिक विदेशी कंपनी पे भी अप्लाई होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को विदेशी कंपनीज को भी ध्यान में रख के ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं देयर इज सम सर्टेन डिस्टर्बेंस ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कल्चरल चेंजेस क्रिएटेड बाय द एथनोसेंट्रिक स्टॉफिंग, द इन्फ्यूजन ऑफ द फॉरेन कल्चर एंड फॉरेन बिजनेस प्रैक्टिसेस। देखिए हमने आपको बताया भी था, बिजनेस इन्वायरमेंट के दौरान आपका कल्चर भी इम्पैक्ट करेगा, कल्चर इम्पैक्ट करेगा, लैंग्वेजेस इम्पैक्ट करेगी, रिलीजन इम्पैक्ट करेगा। तो कहना है ओवरऑल देयर इज ए इम्पैक्ट ऑफ द कल्चर एंड सोशो कल्चर, आपके समाज पे, सोसाइटी पे इम्पैक्ट। आज एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की वजह से कहीं ना कहीं कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। तो स्टेबल डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट ओवर 60 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। एक एडवांटेज इंडिया के लिए क्या है, एक लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट हो गई है, वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक, टेक्निकल एंड मैनेजरल मैन पावर की हम लोग बात करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एंड द हाईली स्किल्ड लेबर है, एंड द एविडेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो कहना कि भारत में अगर कोई एफडीआई करना चाहता है तो उसके लिए ये सब बेनिफिट है। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बढ़िया है, ठीक है। और दूसरी हम लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हाईली स्किल्ड लेबर है भारत में, लार्ज बहुत बड़ी अनटेप्ड मार्केट है, बहुत बड़ा मास पॉपुलेशन है भारत में, वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड मैनेजरल मैन पावर की बात हम लोग भारत में कर सकते हैं। उसके अलावा वेल स्टेबलिश लीगल सिस्टम विद द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के तहत सबको काम करना पड़ता है, तो वी हैव सम सर्टेन वेल स्टेबलिश लीगल सिस्टम विद द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो जुडिशरी किसी के अंतर्गत नहीं आती है। एंड डेवलप द बैंकिंग सिस्टम इन द वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा बैंक्स और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं वो आपके सपोर्ट करते हैं, और एक वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट है, तो उसमें भी एक स्टॉक कैपिटल मार्केट की लोग बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इंडिया अमंग द टॉप 3 इन्वेस्टमेंट हॉट स्पॉट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हमने बताते हैं, आपको कई बार बता चुके हैं, दुनिया के लिए टॉप 3 इकोनॉमीज में आता है इन टर्म्स ऑफ द बात करते हैं हम लोग ड्रीम मार्केट। दुनिया की हर कंपनी चाहती है कि भारत में आकर बिजनेस स्टार्ट करें, बिकॉज इंडिया हैव ए पॉपुलेशन ऑफ द 135 करोड़, 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसके अलावा दूसरा मुद्दा ये है कि अमीर भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर गरीब भी बहुत। तो इफ यू आर कमिंग विद द स्कीमिंग स्ट्रेटजी, इवन दो यू विल गेट सम सर्टेन सक्सेस इन इंडिया, और एल्स यू आर कमिंग इन सम पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, तो गरीब भी भारत में बहुत है, तो लो कॉस्ट प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं तो भी यू विल गेट सम सर्टेन सक्सेस, and if you are selling some high cost product, even though you are able to get the success in Indian market. तो कहीं ना कहीं एक इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज वी नो। एंड दूसरी बात करते हैं लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन भारत में बहुत ज्यादा है। हम लोग उन कंट्रीज से तुलना नहीं करेंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज की तुलना बात करेंगे, उन कंट्रीज की तुलना करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग मिल जाएंगे। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं सेक्टर वाइज एफडीआई इन इंडिया। तो देखिए ये जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो इट माइट चेंज, आपके पेपर तक ये चेंज भी हो सकता है। तो ये एजॉन डेट, हम आजकल की बात कर रहे हैं, 10-5 दिन पुराना डेटा ये हमारा, बहुत पुराना डेटा नहीं है। तो अभी कुछ सेक्टर्स की, तो इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। सेक्टर वाइज एफडीआई इन इंडिया की बात करेंगे तो सिंस लास्ट 5 ईयर इंडिया रिसीव द मोस्ट ऑफ इट्स एफडीआई फ्रॉम मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड एंड जापान एंड द यूएस। On 25 September 2014, the government of India launched Make in India initiative, in which policy statement of the 25 sectors were released by the relaxed norms on each sectors. ठीक है, तो भाई हम लोग बात करेंगे इंफ्रा की बात करेंगे तो 10% ऑफ द इंडियन जीडीपी इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इंडियन गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड 1 ट्रिलियन ऑन इंफ्रा फ्रॉम 2012 से 2017 तक की, और 40% ऑफ दिस 1 ट्रिलियन हैज टू बी फंडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर।
तो 1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है, 1 ट्रिलियन जो पैसा फंड किया है इंफ्रा में, उस पर 40% किसने फंड किया है? कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स ने फंड किया है। तो इसमें देखिए कि 100% एफडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर फॉर सिटीज एंड टाउनशिप। तो दुनिया का कोई भी देश भारत में इंफ्रा के बिजनेस में आना चाहता है, सिटीज को डेवलप करना है या टाउनशिप को डेवलप करना है, तो भारत में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अप्लाई है। ठीक है, तो 100% हो गया। ऑटोमेटिव की बात करेंगे तो एफडीआई इन ऑटोमेटिक सेक्टर वाज इंक्रीज बाय द 89% बिटवीन द अप्रैल 2014 से फरवरी 2015। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीकल्स इन द वर्ल्ड विच 25.5 मिलियन व्हीकल्स एनुअली। तो 100% एफडीआई इज परमिटेड इन दिस सेक्टर बाय ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, तो यहाँ इस सेक्टर्स में भी भारत में 100% एफडीआई अलाउ है ऑटोमेटिक रूट के तहत। भाई फार्मा की बात करेंगे तो फार्मा में 74% है, तो इसको पीपीटी आप देख लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट इज 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम एंड 13th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2015 से 20, और इस सेक्टर में 74% एफडीआई, 74% एफडीआई अलाउ है। भाई सर्विसेज की बात करेंगे तो एफडीआई इन सर्विस सेक्टर वाज इंक्रीज बाय टू 46% इन 2014-15। इट इज अराउंड $1.88 बिलियन इन 2017। ठीक है, तो इसमें 26 से 49% तक की अलाउ है। 26%, इसको 26% था, अब 49% कर दिया है। तो भारत में सर्विस सेक्टर्स में 49% तक की एफडीआई अलाउ है। रेलवे में बात करेंगे तो 100% एफडीआई अलाउ अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ रेलवे other than the operations like high speed train, railway electrification, passenger terminal, mass rapid transport services, Mumbai Allahabad high speed corridor project as a single largest railway project in India, other being CSTM panel suburban corridor. Foreign investment more than the 90,000 crore is expected to this project so far. तो कहीं ना कहीं हम लोग अंडर द ऑटोमेटिक रूट हम लोग 100% एफडीआई रेलवे में अलाउ है, बट कुछ एरियाज में, जो एरिया हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, फिर केमिकल इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करेंगे तो केमिकल इंडस्ट्रीज में इंडिया इज अर्न रेवेन्यू अराउंड दिस। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करिए हम लोग, क्लियर। टेक्सटाइल की बात करिए, टेक्सटाइल में क्लियर। तो और उसके बाद टेक्सटाइल में 91% तक की भारत में एफडीआई अलाउ है। एयरलाइंस में फॉरेन इन्वेस्टर्स इज शेड्यूल्ड और रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस परमिटेड टू द 100%। हवाई जहाज के बिजनेस में 100% तक की एफडीआई अलाउ है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, इट वाज अ वेरी डिटेल्ड लेक्चर रिगार्डिंग द एफडीआई। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आपको नोट्स, जिसको भी नोट्स की जरूरत है, हम लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, तो आई विल बी शेयरिंग द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, दे मे आस्क थ्रू द व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।